तो सौरभ बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं ये लोग, बहुत पहले तो सिंसियर मैंने है। नीट में 701 स्कोर किया है, उसमें से मुझे बायो में 355 आया है। तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि अगर मैम के पास कोई 2 दिन आता है ना, तभी उसको पता चल जाता है कि मैम कैसे पढ़ती है। और हम लोगों ने तो 2 साल पढ़ा है, तो आपको समझ ही रहे होंगे कि हमको कैसा लग रहा होगा। सो हमारा फुल क्रेडिट मैम को जाता है, तो ये तो ऑब्वियस है। और मैम ने अभी जो बताया हम दो लोगों के बारे में, आपको पता चल गया होगा कि मैम क्लास में कितना सिंसियर रहते कि हर एक स्टूडेंट के बारे में मैम को पता रहती है। ये बहुत जरूरी है। और एक तो बात है कि पढ़ना तो एक चीज़ है, और पढ़ने के साथ साथ एक टीचर को ये भी जानना चाहिए कि उनका स्टूडेंट क्या कर रहे हैं घर में। तो ये ज़रूरी है कि क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक हुआ था। क्लास 12th में जब लॉकडाउन पड़ा था, उसके बाद मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, ये सोच के कि मुझे 11th का कुछ चैप्टर याद नहीं है बायो का। तो अब मैंने मैम को फ़ोन किया था और सर को भी फ़ोन किया था। तो मैम ने मुझे बताया था कि 11th का याद नहीं है, ये ठीक है, वो चल जाएगा, वो याद है तुमको, तुम जस्ट ये तुमको लगता है कि तुम भूल गए, तो अब तुम पढ़ते रहो, 12th खत्म कर लो, मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद रिविजन का टाइम मिलेगा तुमको, तब रिविजन कर लेना, याद हो जाएगा। तो मैंने मैम को फॉलो किया और मैम ने नवंबर के महीने में ही सिलेबस का ख़त्म कर दिया। उसके बाद सफिशिएंट टाइम मिला हमको रिविजन के लिए, और हमने रिविजन कर लिया, तो सही हो गया सब। हाँ क्लास करती, हाँ हाँ, टेस्ट तो थी, हमेशा ही जब चीज भी, है। और एक चीज मैं सभी स्टूडेंट को बोलूंगी, जब भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो ये नहीं सोचे कि हाँ ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है तो मैम, या इसका आंसर ऐसे कैसे हो सकता है, ये होना चाहिए। इस तरीके का डिलेमा में आप पढ़ते हो तो आप ऐसा नहीं सोचो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछेंगे। अरे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को पूछे, मैम क्या बोलेंगी कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। नहीं, ये चीज़ स्टूडेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, आप इंस्टेंट अपने टीचर से बोलना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ, इन लोगों को भी मैं बोलती थी कि आप जिस टाइम पे आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, आप उसी टाइम पे मेरे से वो क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है ना। अगर वो क्वेश्चन समझाना होता है व्हाट्सएप से तो मैं उसको मैसेज के थ्रू अगर जो क्या जैसे अगर उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप से समझाना है तो मैं उसे व्हाट्सएप से समझा देती थी, या मुझे लगता था कि मुझे ये डिटेल में बताना है तो मैं उसे डिटेल में कॉल करके उसको ऐसे चार्ट बनाओ, ऐसे करो, इसको ऐसे बनाओ, मैं खुद समझा देती थी। तो मैं यही बात बोलूंगी सभी स्टूडेंट लोगों को कि कंफ्यूजन को कलेक्ट करके नहीं रखो। जिस टॉपिक में आप लोगों को लग रहा है कि या जो लेंदी टॉपिक लग रहा है, या लग रहा है कि इसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे एक बार टीचर से फिर से मिलके बोल दिया करो कि प्लीज़ ये मेरे को एक बार रिवाइज करा दीजिए, या इस टॉपिक को फिर से बता दीजिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्लास 11-12 के बच्चों के लिए हम हमेशा यही बोलना चाहेंगे कि आप कभी भी अपने टीचर से, देखो बच्चे बोलते हैं टीचर्स हमारे हर प्रॉब्लम को इंस्टेंट क्लियर करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करते हैं, तो आप टीचर से बहुत फ्रैंक होना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा, राइट ना। अगर आप सोचोगे कि अरे मैम बोलेंगी कि ये टॉपिक बार बार मेरे से पूछ रहा है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ ऐसा 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 नहीं, ऐसा मैं बोलती नहीं हूँ, बट ऐसा स्टूडेंट में भी नहीं होना चाहिए कि हम पूछे या नहीं पूछे। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस टीचर से तुरंत आपको पूछना चाहिए। और जैसे आप सभी को पता है कि 11th और 12th मिला के टोटल है 98 चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और इसमें से बायो का ही है 38 चैप्टर्स। तो ये तो बहुत ही वास्ट है, आप सभी को पता है, तो उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नीट को क्वालिफाई तो करना है, तो याद रखना पड़ेगा। और इसके लिए बार बार एनसीईआरटी को रीडिंग करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। किसी चीज़ अगर भूल गए तो फिर से मैम से पूछिए, तो मैम तो बता ही देंगी, फिर आपको फिर से उसको तैयारी करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे करते रहिए एकदम एग्जाम के पहले दिन तक, तब तभी एग्जाम में आप कर सकेंगे ये। और एक चीज़ है, यहाँ के लोगों का एक प्रॉब्लम है कि जो मेरे साथ नहीं हुआ था लेकिन सबके साथ होता है, ये है टीचर चॉइस 11th के पहले। सो एक प्रॉब्लम है कि ये लोग और स्टूडेंट्स भी ये समझ नहीं पाते कि हम कौन से टीचर के पास जाएं, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप खुद से चॉइस करें, आप खुद से सोचें कि किसके पास जाने से आपका फ़ायदा हो रहा है, या 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने में आप समझ जाएंगे कि टीचर के पास जाने से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आप चॉइस कर लीजिए, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, जस्ट आप चॉइस कीजिए, पहले टीचर को चॉइस कीजिए। अगर अच्छा टीचर हुआ तो सफिशिएंट टाइम में आपको ख़त्म कर देगा सिलेबस।
सो 9-10 से भी कर सकते हैं ना वो लोग। हाँ 9-10 हाँ पहले भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर 4 साल पढ़ रहा हूँ, तो मुझको प्रॉब्लम नहीं हुआ चर्चा करने में, और मुझको ये सही लगा कि मैम मेरे साथ रहेंगे और मुझको सिलेबस टाइम तक खत्म कर देंगे। नवंबर तक कब सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? हाँ नवंबर फर्स्ट में ही खत्म। जबकि सिलेबस पे आई डोंट थिंक कोई चैप्टर छूटा था तो नहीं। हाँ सभी सभी हाँ 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 कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 12th के चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये एक चैप्टर है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। ऑर्गेनिज्म लेते हैं हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है हाँ। क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है हाँ, और ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ये भी थोड़ा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, तो उसको भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, हर एक लाइन पढ़ना, हर एक एग्जाम्पल, फिर उसका जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, डायग्राम्स, एनसीटी का हाँ डायग्राम बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं एक्चुअली देखो बायोलॉजी डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट है। हाँ। जो बायोलॉजी जो है वो डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उसमें डायग्राम का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है कि कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, किस स्ट्रक्चर को कहाँ डालना है, किसका डक्ट किस में ले जाकर मिलाना है, तो उससे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट ना। तो ये है। एंड रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? मैम ने तो नवंबर में सिलेबस ख़त्म कर दिया, फिर मैम ने रिवीजन क्लासेस दिया तुम लोगों से पूछ के कि किसको कौन से यस मुझे प्रॉब्लम है इस चीज़ को, तो अब आप लोग अपना रिवीजन का स्ट्रेटजी अपना बताइए कि रिवीजन कैसे करें, स्मार्ट वर्क कैसे करें। कि हम देखो जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए भी 24 आवर्स होते हैं, राइट ना। और ऐसा नहीं है कि टॉपर्स को हम 1 घंटा बोनस दे देते हैं कि जा तेरे लिए 25 आवर्स कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए भी 25 आवर्स होता है, सबके लिए 25 आवर्स होता है। तो हम 24 आवर्स होता है, सॉरी मैं सबके लिए 24 आवर्स होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपने वर्क को, क्योंकि आप ट्यूशन करते हो, अगर आप 11th-12th में हो तो आप ट्यूशन करते हो, एटलीस्ट आप 3 ट्यूशन तो करते ही होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर मैथ हो तो मैथ्स का और बायोलॉजी का। तो सबसे पहले आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा, स्मार्ट वर्क के थ्रू जाना होगा, जिससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कर पाओ, टाइम को मैनेज कर पाओ। इसलिए क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं मैनेज करोगे, क्योंकि अगर किसी भी ट्यूशन में अगर आप एक दिन में 3 बार जाते हो तो 6 आवर्स होता है, 12 घंटे में तो दिन खत्म हो जाती है, राइट ना। एंड उसके बाद वो होता है 6 आवर्स, उसके बाद आप अपना डेली लाइफ भी जीते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट रिवीजन करना, कि आप कैसे किस चैप्टर को, जैसे ये मेरे क्लास में पढ़ते थे तो मैं इन लोगों को बोलती थी कि एवरीडे मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, मिनिमम 100 क्वेश्चन, मैंने भी आप लोगों को बोला होगा। और बायोलॉजी में मिनिमम 200 क्वेश्चन एवरीडे। आप जितना भी बिजी हो, आपको खाना खाने का टाइम नहीं मिले कोई बात नहीं, 2 साल के बाद खूब खा लेना, जब रिजल्ट आ जाएगा तो खूब खाना, लेकिन एटलीस्ट आपको मिनिमम 1 घंटा केमिस्ट्री, 100 केमिस्ट्री, 100 फिजिक्स एंड मिनिमम 200 बायोलॉजी। ये ट्यूशन के बाद और ट्यूशन के बाद जो ट्यूशन में पढ़ते हो उसके रिवीजन के बाद, मतलब जो टीचर से पढ़ के आ रहे हो उसके रिवीजन के बाद आपको एटलीस्ट रोज आपको 200-200 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 100 केमिस्ट्री, 100 फिजिक्स के प्रैक्टिस करना ही है। क्वेश्चन टफ है तो चलो आप 70 ही कर पा रहे हो फिजिक्स में, 70 कर पा रहे हो केमिस्ट्री में, 150 कर पा रहे हो बायोलॉजी, लेकिन टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट है कि मुझे 400 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर टच करना है तो करना ही है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा भी बच्चों में कंसेप्ट होता है कि हमको बायोलॉजी ही पढ़ना है नीट में, अरे फिजिक्स तो 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे, HC वर्मा का ऊपर का 3 क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा नीट, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे अच्छे से, हो जाएगा नीट। आपके लिए तीनों सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है, इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि किसी का बायोलॉजी में 360 आया और फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको 10-5 आए तो उसका रिजल्ट हुआ हो, ऐसा नहीं होता है, राइट ना। तो तीनों सब्जेक्ट पे आपका इक्वल स्ट्रेस होना चाहिए, आपके तीनों सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स होने चाहिए जो आपको सही गाइड करे। एंड वन मोर थिंग्स मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे अपना रिवीजन किए हैं। बट एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी कि आप जब रिवीजन करते हो, एक बच्चे ने मेरे से उस दिन क्लास में पूछा, मैम रिवीजन हमारा सही चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उसने सही क्वेश्चन किया था, रिवीजन कैसे
पता चलेगा कि सही चल रहा है। उसका एक ही तरीका है, जब आप किसी चैप्टर्स की किसी टर्म को, टर्मिनोलॉजी को एंटायर सिलेबस से कनेक्ट कर पाते हो, कर सकते हो, मतलब रिवीजन करते करते, जिससे सपोज एक काइटिन टर्म मिल रहा है आप लोगों को, तो काइटिन फंजाई चैप्टर में भी है, काइटिन एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन में भी है, काइटिन आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी है। काइटिन क्या है? काइटिन का जो NAG जिसका वो पॉलीमर है वो आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन में भी है। तो जब आप काइटिन को इंटायर सिलेबस से कनेक्ट कर पा रहे हो, इट मीन्स योर रिवीजन इज परफेक्ट, यू आर गोइंग राइट वे, राइट ना। तो अगर आप, तो ये कब डेवलप होगा? ये कब डेवलप होगा? ये तभी डेवलप होगा जब आप चैप्टर को बार बार रिवाइज करोगे। अब आप बार बार रिवाइज करोगे क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। सेल चैप्टर ऐसा नहीं है कि यूनिट 3 में ही मिलता है, सेल आपको हर जगह मिलेगा, राइट ना, हर जगह मिलेगा, टिश्यू आपको हर जगह मिलेगा, राइट ना। एक्सक्रीशन टर्म तो एनिमल किंगडम में भी एक्सक्रीशन होता है, प्लांट में भी होता है, फंजाई में किसका क्या है वो सब जगह मिलेगा, न्यूट्रिशन सब करते हैं तो सब में मिलेगा। तो अगर आप सही रिवीजन कर रहे हो तो सबसे पहले, या क्या रिवीजन कैसा चल रहा है, मैं यही बात बताना चाहूँगी। अगर आप एंटायर सिलेबस को कनेक्ट कर पा रहे हो एक चैप्टर से, तो समझो कि तुम्हारा रिवीजन एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना। जैसे हम कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट पढ़ाते हैं, ओसिफिकेशन पढ़ाते हैं, तो ये और कहाँ कहाँ कॉन्ड्राइटिन मैम ने पॉलीसैकेराइड में बताया था या कहाँ बताया था, ये सारे चीज़ों को कनेक्ट करो तो समझो कि तुम सही रिवीजन के ट्रैक पे हो। NCERT धर्म ग्रंथ है। मैं क्लास में बच्चों को बोल दी हूँ कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ अभी डिस्टिंग्विश नहीं करना कि तुम्हारा पुराण है या क्या है, नहीं, तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्लास 11-12 के लिए जो धर्म ग्रंथ है वो उनके बायोलॉजी के लिए, मैं स्पेशली बेटा बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, वो NCERT है, राइट ना। अब NCERT को कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ोगे तो NCERT के सेंटेंसेस को अगर मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन आता है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट ना। तो अगर आता है काइटिन फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, तो फंजाई तो इजीली आंसर कर दोगे, लेकिन पॉलीमर ऑफ NAG विथ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, तब तो उसके लिए आपको इंटायर सिलेबस की जरूरत पड़ेगी, राइट ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो काइटिन सेल वॉल में होता है फंगस के, ये तो सब जानते हैं, ये फट से 9th का भी बच्चा आंसर कर देगा। लेकिन NAG पॉलीमर, NAG का पॉलीमर जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, थोड़ा मैं बायोलॉजिकल बातें कर ले रही हूँ राइट ना, तो वो पॉलीमर किसके सेल वॉल में है, उसके लिए तो आपको इंटायर सिलेबस को अच्छे से समझना होगा, जानना होगा, ग्लाइकोसाइडिक क्या है, NAG क्या है, पॉलीमर क्या है, राइट ना, और सेल वॉल क्या है ये भी जानना होगा। ऑप्शन में अगर एनिमल किंगडम हो तो एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होता है, तो उसमें भी आपको आर्थ्रोपोडा ऑप्शन होने पे भी आप आंसर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडा में सेल वॉल, क्वेश्चन में सेल वॉल टर्म इंक्लूड है। तो NCERT के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए, कॉन्सेप्चुअली उसको चेंज कर दिया जाए तो भी हम आंसर कर पाए। उसके लिए आपको अपने ब्रेन को हर एक डायरेक्शन में घुमाना होगा, इंटायर सिलेबस को कनेक्ट करना होगा, अपने सेरेब्रम को रोज मतलब कहते हैं ना, सेरेब्रम रोज न्यू चीज़ों को लर्न करता है और सेरेबेलम उसका कंटिन्यूएशन करता है, तो वो दोनों प्रोसेस आप में भी होना चाहिए। चीज़ों को सीखो और उसका कंटिन्यूएशन मतलब उसका रिवीजन करते रहो।